जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारियों में लगातार आगे बढ़ रहे होंगे। आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम्स जो हैं आप लोगों के अभी तो फॉर्म नहीं स्टार्ट हुए, 23 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट होगा, उसके बाद एग्ज़ाम होंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ आप लोगों से, अगर तैयारी एक अच्छी दिशा में की जाए तो इस बार सिलेक्शन लेना आसान है, क्योंकि वैकेंसीज भी लगभग 60,000 के आसपास तो होंगी ही। और 60,000 वैकेंसीज एक पोस्ट के लिए कम नहीं होती। केवल आपको एक ही पोस्ट चाहिए, उस पोस्ट के लिए आप लड़िए, मेहनत करिए। पॉलिटी से लेकर अदर फिर सब्जेक्ट्स की जिम्मेदारी लेता हूँ और धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट्स को मैं स्टार्ट भी कर दूंगा। ठीक है, पहले पॉलिटी आपका चलेगा, फिर जियोग्राफी, फिर रीजनिंग और आरआरबी, मतलब कि ये सब साथ में चलेंगे। लेकिन अभी कुछ दिन तक आप सिर्फ पॉलिटी पढ़ेंगे, उसके बाद आपको जियोग्राफी के साथ रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट को स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, साथ ही में होगा। दिन में 4 से 5 क्लासेस ले ली जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं लगातार टेलीग्राम पे। अभी आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है तो कमेंट बॉक्स से लिंक उठाइए, प्रेस कीजिए, टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे, वहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब आप लोगों का जो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा वो है पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853 के बारे में बताऊंगा। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 है, यह एक्ट ब्रिटिश पीएम विलियम पिट्स द्वारा तैयार किया गया है। यह फॉक्स बिल के संशोधन करके तैयार किया गया है। ठीक है, अच्छा एक था यहाँ पर नॉर्थ एक्ट था। ठीक है, नॉर्थ एक्ट था, क्योंकि उस वहाँ पे जब पीएम थे कौन था, तब नॉर्थ थे। ठीक है, तब नॉर्थ थे, तो उसको भी कहा जाता था, नॉर्थ एक्ट भी कहा जाता था। ठीक, लेकिन इसको क्या है, इसको पिट के अनुसार पिट एक्ट कहा जाता है। ठीक है, ईआईसी क्या है, व्यापार और राजनीति के लिए भारत में आई थी। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 24 सदस्य थे, जिसमें नॉर्थ प्लस फॉक्स मिलीजुली सरकार थी। अब 1784 में क्या हुआ, 1784 के एक्ट से कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य अलग अलग कर दिए गए। पिट्स एक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि जो राजनीतिक और कार्यकारी थी, व्यापारिक और राजनीतिक कार्य को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, दो सब टीमें बनाई गई, एक बीओडी व्यापार देखने के लिए, एक बीओसी राजनीति देखने के लिए। और बीओडी और बीओसी के अंतर्गत गवर्नर जनरल को रख दिया गया। ठीक है, अब गवर्नर जनरल की पावर्स देखो, एक मिनट, गवर्नर जनरल की जो पावर्स थी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निदेशक मंडल के हक में थी। ठीक है, निदेशक मंडल में 24 सदस्य थे। लेकिन जब राजनीतिक वाले में आया बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को डर लगने लगा था कि कहीं पे ये लोग वहाँ पे इतनी ज़्यादा शक्ति न उत्पन्न कर लें, अपना वर्चस्व न स्थापित कर लें कि हमसे ही दुश्मनी कर ले। क्योंकि जब एक बार प्रकार से अगर आप जैसे मान लीजिए यूपी का पीएम हो, सीएम हो गया, अब सीएम को इतनी शक्तियां दे दी जाएं कि पीएम से कोई मतलब ही ना रहो, तो वो तो पीएम से कोई मतलब रखेगा ही नहीं, कंट्रोल तो रहेगा नहीं पीएम का। ठीक है, उसी प्रकार एक प्रकार की चेन बनाई गई। चेन में क्या कहा गया कि जो नागरिक संबंधी मामले हैं, सिविल मैटर्स हो गए, अध्यक्ष ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होगा। ठीक है, बीओसी का जो अध्यक्ष होगा वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होगा, जो कि ब्रिटिश सरकार उस समय वर्तमान में है, उसकी मंत्रिमंडल का एक सदस्य होगा, वो भी कैबिनेट मंत्री होगा। वही नियंत्रण बोर्ड होगा, 6 मेंबर्स होंगे। ठीक है, अब बीओसी के अनुमति के बिना जीजी ना तो किसी राजा से संघर्ष, ना कोई आश्वासन और ना ही कोई किसी प्रकार की मित्रता कर सकता था, जब तक बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स का, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स का वो ना हो जाए, राजनीतिक मतलब कि नियंत्रण ऑफिशियली अपडेट्स ना हो जाए, तब तक कुछ नहीं कर सकते। गवर्नर जनरल को पहले क्या था, गवर्नर जनरल जो है भारत का एक होता था, मतलब कि बंगाल का गवर्नर जनरल मद्रास, और उसका होता था तो वो से कानून बनाने का हकदार था। लेकिन फिर क्या किया गया, गवर्नर जनरल के ऊपर भी बीओसी रख दी गई राजनीतिक रूप से। ठीक है, भारत क्या हुआ, अब देखो, भारत कंपनी द्वारा अर्जित क्षेत्र अब ब्रिटिश भारत आधिपत्य कहलाएगा। ठीक है, पहले क्या था, जो भारत की कंपनी थी वो ईआईसी कहलाती थी, लेकिन अब क्या होगा कि जो कंपनी द्वारा अर्जित क्षेत्र है भारत का, वो ब्रिटिश भारत कहलाएगा। वैसे तो पूरा हो गया था भारत पर कब्जा लगभग लगभग, लेकिन कुछ थे नवाब वगैरह, कुछ ऐसे थे जिन्होंने अभी नहीं किया था। ठीक है, मतलब आधिपत्य नहीं जमाया था, कुछ छोटे छोटे राज्य बच गए थे, लेकिन धीरे धीरे उनको भी विलय किया गया था। गवर्नर जनरल की परिषद में अब 3 सदस्य होंगे। ठीक है, अन्य प्रांतीय गवर्नर की परिषद में भी 3 सदस्य ही होंगे। अब जीजी जो था, गवर्नर जनरल, प्रांतीय सरकारों की विफलता पर उन्हें बर्खास्त कर सकता था, यह पावर एक दे दी गई। गवर्नर जनरल जो था, प्रांतीय सरकार मतलब कि आप समझ लीजिए राज्य, मतलब कि राज्य स्तर पर प्रांत क्या है, प्रांतीय मतलब कि ये हो गया आपका यूपी हो गया, एक प्रांत है, उसी प्रकार की प्रांतीय सरकार को निरस्त कर सकता था। कौन निरस्त कर सकता था, जीजी प्लस 3 सदस्य। अब 3 सदस्यों को और जोड़ दिया गया इनके साथ, जिसमें से एक क्या होगा, कमांडर इन चीफ होगा। कमांडर इन चीफ मतलब समझ रहे हैं, अमेरिका के वहां पर मतलब सेना थी, जब भारत पे इतना बड़ा राज्य था तो सेना भी होगी इनकी, उस सेना का जो कमांडर इन चीफ था वो इसका अध्यक्ष होगा, क्योंकि वो अध्यक्ष जो होगा कमांडर इन चीफ, वो डायरेक्ट ब्रिटेन की महारानी से कनेक्ट था, क्योंकि कमांडर जितने भी थे वो ब्रिटेन की महारानी के कंट्रोल में थे। अब ये चीजें आपको समझ में आ गई।
1786 एक्ट क्या है? देखो 1786 एक्ट में जनरल जो मतलब जनरल है, इसको विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद का निर्णय निरस्त कर सकता था, वीटो पावर दे दी गई। ठीक है, अपनी परिषद का निर्णय, जैसे आज राष्ट्रपति है वैसे ही तब गवर्नर जनरल था। ठीक है, कमांडर इन चीफ जो है अब गवर्नर जनरल होगा। पहले तो गवर्नर जनरल को सदस्य बनाया गया, फिर कमांडर इन चीफ को ही गवर्नर जनरल बना दिया गया। सदस्य इसलिए बनाया गया क्योंकि गवर्नर जनरल के काम को समझे और काम समझ गए तो ब्रिटेन ने अपना दिमाग लगाया और गवर्नर जनरल को ही मतलब कमांडर इन चीफ को ही गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई। 1793 में एक्ट हुआ। 1793 का एक एक्ट है जिसमें कंपनी का लाइसेंस 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब आप कहेंगे ये क्या हुआ? देखो 1800 कितने में 1633 में शायद, हाँ 15 वर्षों तक बढ़ाया गया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अब देख कंपनी भाई ब्रिटेन को फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कंपनी चाह मतलब कि ब्रिटेन चाह भी रही कंपनी वहां पे व्यापार करे और ये भी चाह रही है कि एकाधिकार न करे, मतलब कि एक प्रकार का राज्य नियंत्रण कर ले। दोनों स्थितियों में कंपनी को धीरे धीरे बढ़ाती गई। अब 20 वर्षों का लाइसेंस प्रदान कर दिया। ठीक है, जो बीओसी का वेतन होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स का वेतन होगा, जो कि भारत के लिए भारतीय राजतंत्र भारतीय राज व्यवस्था के लिए कार्य कर रही थी, अब भारतीय राजस्व से जाएगा, मतलब कि भारत से ही जाएगा और 5 लाख रुपए ब्रिटिश सरकार को हर साल देने ही होंगे। मुझे नहीं पता आप कितना कमाते हैं, कैसे क्या करते हैं, मुझसे उससे कोई मतलब नहीं है, आप कितना प्रॉफिट लेते हैं, ईआईसी को कह रहा है ब्रिटेन। ठीक है, लेकिन मुझे हर साल 5 लाख रुपए चाहिए, प्लस में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो 24 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, 24 नहीं, वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो 6 सदस्य हैं उनका वेतन आप भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ठीक है, ये कहाँ बात की गई? ये 1793 के एक्ट में बात की गई। अब चार्टर एक्ट 1813 में आया, उसमें क्या हुआ? ईआईसी के व्यापार पर एकाधिकार खत्म कर दिया गया। अच्छा, आपको यहाँ पे एक चीज समझाऊं। देखो जो यूरोप था आपका, यूरोप में उस समय कौन राजा था? उस समय किस राजा की उत्पत्ति हो रही थी? वहां पे नेपोलियन बोनापार्ट था। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट बहुत माइंडेड पीपल था, क्योंकि यूरोपीय देश का राजा था और माइंडेड इसलिए था क्योंकि उसने ये देखा कि ईआईसी का व्यापार बढ़ता जा रहा है इस प्रकार से जो वहाँ, और उसने कूटनीति डाल दी वहाँ के छोटे व्यापारियों को कि इस प्रकार आपका व्यापार खाया जा रहा है। ठीक, खाया जा रहा है मतलब कि इस प्रकार जब एक ही कंपनी यहाँ पे लाएगी, यहाँ बेचेगी, तो आपका तो सामान बिकेगा ही नहीं। जब आपका सामान नहीं बिकेगा, छोटे हो जाएंगे। तो वहाँ के जो छोटे छोटे जो मतलब छोटी छोटी कंपनियाँ थी वो गई ब्रिटेन की महारानी के पास। ठीक है, ब्रिटेन की महारानी के पास गए और उन्होंने कहा कि सरकार या महारानी, जो हमारा व्यापार है हम भी वहाँ पे भारत में जाकर व्यापार करना चाहते हैं। अच्छा, ब्रिटेन ने कहा ठीक है करने दो। इस प्रकार से क्या होगा? ईआईसी का जो है थोड़ा बहुत एरिया जो है कम पड़ेगा और हमारी शासन शक्ति और भी वहाँ पे मजबूत होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है आप लोग जाइए और वहाँ पे करिए, लेकिन एकाधिकार खत्म किया गया उसके साथ साथ। लेकिन फिर भी अपवाद के रूप में चाय पर अधिकार अभी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही था। ठीक है, और जो चीन के साथ जितना भी व्यापार करती थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही करती थी। इन 2 जगहों पर व्यापार नहीं दिया गया, बाकी सभी को मोनोपोली पूर्वी देशों को कर दिया गया। ठीक है, मोनोपोली एकाधिकार को कहते हैं, ये चीज़ याद रखना। अब एक चीज यहां समझ लीजिए, 1813 एक्ट क्या है? 1813 एक्ट बहुत बड़ा, ईसाइयों को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा माना जाता है। ठीक है, इसमें क्या हुआ? ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट दी गई। ये धर्म प्रचार पता किस लिए? क्योंकि जातिवाद करना था। ईसाई वहाँ पे 1% 30 मुश्किल से 0.30% था तब, लेकिन जब इन्होंने प्रचार किया तो 2.5% तक ईसाई बढ़वा लिया। और ईसाई बढ़ाने का मेन उद्देश्य ये था कि वहाँ पे जातिवाद हो, वहाँ पे लोगों के बीच में असमानता फैले, ऐसी चीज़ें हों। भारत में आने वाला पहला ईसाई मिशनरी जो था थॉमस द अपोस्टल था, जो कि केरल में आया था 52 डी के आसपास। ठीक है, 52 डी मतलब इस समय 25 डी चल रहा है, उस समय 52 डी समझ सकते हैं, 1952। ठीक है, और नहीं 1852 के आसपास का होगा, 1813 18, हाँ ठीक। भारत में पहली चर्च जो है सेंट थॉमस चर्च केरल 52 डी में बना। ठीक है, और भारत में यूरोपीय शैली की पहली चर्च जो है 1508 में गिसूर केरल में बनी, यूरोपीय शैली की। ठीक है, यूरोप से आए थे। सेंट फ्रांसिस चर्च आज भी है ये चर्च, आप बहुत फेमस चर्च है और सबसे पुराना भी है और सबसे मतलब कि आकर्षित भी है, इसलिए इसे सेंट फ्रांसिस चर्च कहा जाता है। ठीक है, 1818 में सेरामपुर मिशन के तहत बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज की स्थापना हुई। मुख्य बिशप जो इसमें कैरी थे, अन्य 2 पादरी इसमें रखे गए, जोशुआ और मार्समैन। ठीक है, और विलियम्स वार्ड भी रखे गए थे इसमें। ठीक है, अब 1813 में एक एक्ट आया था जिसे आप कह सकते हैं, इसमें क्या हुआ था? 1 लाख रुपए वार्षिक शिक्षा पर खर्च होगा, भारतीयों की शिक्षा पर। ठीक है, वार्षिक शिक्षा पर खर्च होगा, किसकी? भारतीयों की शिक्षा पर।
चार्टर एक्ट आप लोगों को पता है कि चार्टर एक्ट क्या हुआ 1833 में। इसमें हुआ कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, बंगाल मैंने कहा था कि पहले तो बंगाल को यह कर दिया कि बंगाल गवर्नर के जनरल अंतर्गत मद्रास और मुंबई के गवर्नर आएंगे। फिर क्या किया गया कि बंगाल ही गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, जो गवर्नर जनरल होगी उसकी परिषद होगी। ठीक है, पूरे भारत के लिए विधि बनाएगी, पूरे भारत के लिए। पहले क्या था कि जो प्रांतीय थे वो स्वतंत्र थे अपने यहाँ विधि बनाने के लिए, अपने यहाँ विधि बनाने के लिए, लेकिन प्रांतीय गवर्नर अब क्या करेंगे, विधि बनाने की शक्ति उनसे छीन ली गई। अब प्रांतीय गवर्नर विधि नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि गवर्नर जनरल और उनकी परिषद विशेष बहुमत के आधार पर विधियों का निर्माण करेगी। ये चीज़ें आपको समझ में आई? ठीक है, अब जो गवर्नर जनरल की परिषद में अब 4 सदस्य होंगे। पहले तो 3 सदस्य थे, 3 सदस्य से अब 4 सदस्य किया गया, और चौथा सदस्य जो जोड़ा गया वो मैकाले जोड़ा गया, जो कि कानून का ज्ञाता था, बहुत बड़ा नॉलेज था इसको कानून का, और इसलिए उसको जोड़ा गया। ठीक है, देखो मैकाले बहुत चर्चित व्यक्ति है, आज भी उसके जो संविधान है उसी ने निर्मित किया है पूरा। फिर ठीक है, ये नहीं कहूँगा, लेकिन जो जी चीज़ें उसमें दिख रही हैं आपको, मैकाले का ही संविधान है वो। ठीक है, प्रथम विधि आयोग 1834 में है। आईपीसी की नींव यहीं से रखी गई है। तो अगर पूछा जाए आप लोगों से कि आईपीसी की नींव कहाँ से रखी गई, तो आप लोग बता सकते हैं प्रथम विधि आयोग 1834 से। इसमें क्या हुआ, भारतीय दंड संहिता 1860 लागू किया गया। 1 जनवरी 1862 को यह लागू हुआ था। इसमें 511 धाराएं जुड़ी थी। वर्तमान में ये बीएनएस कहलाता है, भारतीय न्याय संहिता। 368 धाराएं हैं। ठीक है, 511 से 368 बची। ठीक है, अच्छा, स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग 1955 में बना। यह चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको डार्क रेड में किया है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग 1955 में बना। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल चिगमलाल सीतलवाड़ जी। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल चिगमलाल सीतलवाड़ा जी इसमें इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, वर्तमान में 23वां विधि आयोग चल रहा। कौन सा आयोग चल रहा? 23वां। ठीक है, ये चलेगा कब तक? 31 अगस्त 2027 तक, 1 सितंबर 2024 से 3 साल के लिए होता है। ठीक है, अच्छा, इस समय वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? बीपी सिन्हा जी हैं। विधि आयोग का कार्य क्या होता है? कानूनों का आकलन। यह विधि एवं न्याय मंत्रालय की सलाहकारी संस्था है। ठीक है, ये चीज याद रखना, न्याय मंत्रालय की सलाहकारी संस्था है। कानून बना नहीं सकती, ये सिर्फ उसके लिए सलाह दे सकती है। ठीक है, कंपनी का व्यापार पर अधिकार पूर्णतः खत्म कर दिया गया। क्यों खत्म कर दिया गया? क्योंकि अब कंपनी प्रशासनिक कार्य देखती थी। ठीक है, आंशिक 1813 से और पूर्णतः 1833 में। आंशिक मतलब वही जिसमें से अपवाद स्वरूप में चाय बचा था, उसको भी रोक दिया गया। अब क्या हुआ कि अब पूर्णतः 1833 में खत्म कर दिया गया। ठीक है, सिविल सेवा में खुली भर्ती का प्रयास हुआ। याद रखना, प्रयास किया गया यहाँ पर, किसी प्रकार का मतलब सिर्फ प्रयास कर सकते, जात लिंग रंग जन्म स्थान के आधार पर नहीं। ठीक है, कंपनी लागू करे या ना लागू करे वो कंपनी के ऊपर है। ठीक है, कंपनी ने इसको जो है निरस्त करवा दिया। कंपनी ने क्या किया? इसको निरस्त करवा दिया, कहा कि ये गलत है, अब हमारे बराबर कोई बैठेगा भारतीय, ये चीज़ कंपनी ने मना कर दी। ठीक है, लेकिन दास प्रथा का उन्मूलन किया जा चुका था। ठीक है, दास प्रथा क्या थी? 1833 के एक्ट में खत्म कर दी जाएगी। एल.एन. जबरो 1843 में इन्होंने खत्म किया था। यहाँ पे उन्मूलन हुआ था। बंगाल दास निर्यात पूर्व, बंगाल में दास निर्यात मतलब बंगाल से विदेशों में व्यापारी मतलब कि वो जो वर्कर थे उनको भेजते थे, एक टाइम खाना देते थे, एक टाइम पानी देते थे, बाकी उनको ऐसे ही रखते थे। ठीक है, 1789 में ये चीज़ें भी खत्म कर दी गई थी, अवैध घोषित कर दी गई थी। अब जो अंतिम चार्टर अधिनियम है, इसके बाद से कोई चार्टर नहीं है। 1853 का चार्टर अंतिम है, क्योंकि फिर ब्रिटेन की महारानी ने मैग्ना कार्टा लाई। उसके बाद के भी मैं बाद में चर्चा करूंगा। जीजी के परिषद में 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए और अन्य 2 सदस्यों को जोड़े जाने का प्रावधान भी किया गया। सिविल सेवकों की भर्ती प्रतियोगिता के आधार पर, अब यहाँ पर प्रतियोगिता के आधार पर कर दी गई। ठीक है, बीओडी के सदस्यों की संख्या घटाकर 18 कर दी गई। पहले 24 थी, फिर 18 कर दी गई। विद्यार्थी और कार्यकारिणी कार्य अलग अलग कर दिए गए। ठीक है, विद्यार्थी के कार्य अलग और कार्यकारिणी के कार्य अलग। ठीक है, जो कार्यकारिणी थी केंद्रीय विधान परिषद उसको कहते हैं, और जीजी प्लस 4 सदस्य प्लस 6 प्लस 2 12 सदस्यों की एक टीम बन के तैयार हो गई। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस में 1769 से 1821 तक दे रहा, और महाद्वीपीय व्यवस्था में काफ़ी अच्छा नॉलेज भी उसको था। ठीक है, क्योंकि वो महाद्वीप के किनारे पला बसा था। उसने नेपोलियन बोनापार्ट को किससे कमिट किया जाता है? आपको पता, समुद्रगुप्त जानते हैं, उनसे इनकी तुलना होती। क्यों होती है? क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट कभी युद्ध में हारा नहीं है और समुद्रगुप्त भी कभी युद्ध में हारा नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है आज का थ्योरी पोर्शन है वो समाप्त होता है, और हम आज ही के टॉपिक से क्वेश्चन लेकर आए। 16 क्वेश्चन लाया हूँ, उनको 16 क्वेश्चन को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुराना ईसाई चर्च निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया? तो केरल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि भारत का
पहला ईसाई मिशनरी कौन था? तो थॉमस द एपोस्टल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा श्रीरामपुर मिशन से संबंधित है? तो देखो, जोशुआ मार्शलेन भी है और विलियम कैरी भी है, लेकिन विलियम वार्ड नहीं है और ना ही डेविड हेयर है। तो केवल तीनों, मतलब 1, 2 और वो केवल 1 और 2। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ईसाई मिशनरियों के किस चार्टर अधिनियम द्वारा भारत में ईसाई धर्म का प्रसार करने की अनुमति दी गई? तो चार्टर अधिनियम जो 1813 था, उसमें यह कहा गया है कि आप प्रचार कर सकते हैं ईसाई के धर्म का। ठीक है, कि आप धर्म बढ़ाइए, धर्म बढ़ाएंगे तो आपके लोग बढ़ेंगे, लोग बढ़ेंगे तो जातियों में एकता विविधता होती रहेगी। ठीक है। ईसाई मिशनरियों ने 1818 में बैपटिस्ट मिशन कॉलेज की स्थापना की। कहाँ की? श्री रामपुर में की, वेस्ट बंगाल को। ठीक है, इसे श्री रामपुर मिशन भी कहते हैं। पिट्स इंडिया अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1784 में पिट्स इंडिया में। अच्छा, पिट्स इंडिया के बारे में अभी मैंने आपको बताया भी था, क्योंकि इसमें से राज्य कार्यकार और कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग कर दिया गया था। ठीक है, पृथककरण कर दिया गया था उनका। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी प्रणाली स्थापित की? तो वो कौन थी? बीओडी और बीओसी, पिट्स इंडिया एक्ट ही थी। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे उठता ही है पॉलिटी में। अगर क्वेश्चन आने हैं 4-5 तो एक क्वेश्चन आपको ये पिट्स इंडिया एक्ट से जरूर मिलेगा। तो मैं यही कहूंगा कि जरूर से तैयार करिएगा। ठीक है। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम में दिए गए कथन संबंधी है? तो 1784 का पिट्स का जो भारत अधिनियम है इससे संबंधित है। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार छोड़कर समाप्त कर दिया। ठीक है, ये चार्टर एक्ट 1813 का इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब क्वेश्चन है 1813 के चार्टर अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए थे? तो इसमें चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़कर भारत की व्यापार कंपनी पर एकाधिकार समाप्त हुआ था। इसमें कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ये गलत है, बाकी सभी सही है। ठीक है, केवल 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले वर्षों तक बढ़ा दिया। कितने थे? 20 वर्षों तक। ठीक है, 20 वर्षों तक बढ़ाया था। पहले 15 वर्ष बढ़ाया था, फिर 20, क्योंकि फायदा तो हो ही रहा था और कंपनी पे आधिपत्य भी जमना था, तो करा दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है कि चार्टर एक्ट 1813 संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो इस एक्ट ने जो है चाय के व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार व्यापार को समाप्त किया। तो सहित शब्द जो था वो गलत था, यहाँ पे रहित होना चाहिए, ये चीज याद रखना, बाकी ये सही है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक है, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ग्रुप डी की तैयारी संपूर्ण हो रही लगातार आप लोगों की, मैंने आप लोगों से वादा किया है और मैं आपके वादे पर खरा भी उतरूंगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।